नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका हिट भारत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद जो इसरो ने डेवलपमेंट किया है, जो सूर्य की तरफ रुख किया है। क्योंकि इसरो अब लॉन्च करने वाला है 2 सितंबर को सूर्ययान, जिसको नाम दिया गया है आदित्य L1। अब आदित्य L1 क्यों लॉन्च किया जा रहा है, ये भी एक प्रश्न है। तो ये सूर्य के बारे में क्या जानकारी कर लेगा, इसमें क्या रोवर है जैसे चंद्रमा पर उतरा था, ऐसा रोवर तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इसरो ने जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया था 2008 में, जो सिर्फ चंद्रमा के चक्कर लगाता था, सेम उसी प्रकार से सूर्य के लिए जो आदित्य L1 लॉन्च किया जा रहा है उसी पैटर्न पे, क्योंकि ये भी सिर्फ सूर्य के चक्कर लगाएगा, सूर्य पर लैंडिंग नहीं करेगा। क्योंकि सूर्य का तापमान करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस पर उतरना तो नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है अपने देश में, तो रहना मुश्किल हो जाता है, वहाँ तो करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप समझ सकते हो। लेकिन जो भी फैक्ट है वो आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि इसरो सूर्य के लिए जो यान लॉन्च करने वाला है वो तीसरा देश होगा। इसरो से पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, वो 2018 में लॉन्च कर चुकी है, और यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी कर चुकी है। और दोनों के अभियान एक तरीके से सफल कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनसे लगातार डेटा आ रहा है। और हम इसमें कुछ ऐसा नया करने नहीं जा रहे हैं। जैसे कि हमने साउथ पोल पर चंद्रमा के पे यान उतार दिया था, तो हमने कुछ नया किया था, क्योंकि वहाँ पहुँचने वाले हम पहले देश थे। लेकिन यहाँ हम पहले देश नहीं होंगे, तीसरे दो देश होंगे। हाँ, एक कंटेस्ट में कह सकते हैं कि हम एशिया में पहले देश हो जाएंगे, क्योंकि हमसे पहले चीन और जापान नहीं पहुँच पाए, क्योंकि वो ज़्यादातर चीज़ों में हमसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन इसमें हम उनसे आगे हैं। तो जब ये यान लॉन्च किया जाएगा और इसको सूर्य की कक्षा में या पृथ्वी की कक्षा में या बीच की कक्षा में क्या नाम दोगे? क्योंकि ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होगा, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। तो जहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा या जहाँ पर इसे रखा जाएगा, उस बिंदु का नाम दिया गया है लैग्रेंजियन, जो L से डिनोट होता है। जो आदित्य L1 नाम रखा गया है वो इसी यहाँ पर रखा गया है। आदित्य होता है सूर्य का एक और नाम, या कह सकते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची, और L1 शॉर्ट नाम दिया गया है लैग्रेंजियन पॉइंट 1 का। और 1 जो इसमें है, ऐसे सूर्य के 5 पॉइंट हैं जहाँ पे किसी भी उपग्रह को स्थापित किया जा सकता है, जैसे L1, L2, L3, L4 और L5। तो पृथ्वी के सबसे करीब है L1, जिसकी डिस्टेंस है 15 लाख किलोमीटर। तो इसलिए इसको वहां पे रखा जा रहा है। अब वहां पे क्यों रखा जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक लैग्रेंजियन नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक सीमा दी। जैसे एक भारत के चंद्रशेखर नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने चंद्रशेखर सीमा दी थी। उसी प्रकार से लैग्रेंजियन ने एक लैग्रेंजियन सीमा दी। उसके अनुसार किसी 2 खगोलीय पिंड के मध्य जब गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है, तो उस पॉइंट को ये नाम दिया गया। इसको एक साधारण एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट हाथी है और एक ऑब्जेक्ट मनुष्य है। या हाथी को सूर्य मान लो और मनुष्य को पृथ्वी मान लो, और दोनों की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होगा। तो बीच में एक ऑब्जेक्ट है जो आदित्य L1 है, और दोनों अपनी अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं। तो जब खींचेंगे तो हाथी आराम से खींच लेगा। अगर हाथी से डिस्टेंस ज़्यादा दूर रख दो और मनुष्य से डिस्टेंस कम रख दो, तो उनके बल में अंतर आएगा। अब खींचने के लिए इन पिंडों के पास तो गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन आदमी और हाथी के पास तो है नहीं। तो मान लो कि इनके बीच में एक एक रस्सी लगा दे रहे हैं और वो रस्सी से खींच रहे हैं, तो ना हाथी खींच पाएगा क्योंकि वो 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग दूरी पे है, और ना मनुष्य खींच पाएगा क्योंकि वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे, जिसे 100 मीटर और 1 किलोमीटर से डिनोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको उस कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा, तो वो आराम से अपना कार्य कर सकेगा। अब बात आती है कि इसको कार्य करना क्या है। तो इसके कार्य जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नासा ने यान भेजा था या जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था, तो वो क्या कार्य करते थे। क्योंकि एक जगह जाओगे और अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको सूर्य से संबंधित बहुत सारा डेटा चाहिए। तो जो नासा को और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को जो डेटा मिलता था, वो मिलता था कि जो सौर कलंक हैं या सोलर स्पॉट हैं वो कैसे बनते हैं, या सौर तूफान कैसे आते हैं,
आइस एज के विषय में जानकारी। तो यही सब करेगा हमारा आदित्य L1 है। इन सब चीज़ों के अध्ययन के लिए इस यान में कोरोनाग्राफ, इमेजिंग सैटेलाइट जैसे 7 उपकरण लगाए गए हैं, जो कि सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है कोरोना, उसका अध्ययन करेगा, क्योंकि उसका तापमान सूर्य का जो अंदर का तापमान है उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो जो बाहरी परत है उसका तापमान सबसे ज़्यादा कैसे हो जाता है, जबकि जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है वो तो अंदर चल रही है, और जहाँ प्रक्रिया चल रही है वहीं पर तापमान ज़्यादा होना चाहिए। अब इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए समस्या क्या होती थी कि जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता था तभी हमें कोरोना दिखाई देती थी, जो उसकी परत है, और तभी हम उसका अध्ययन कर पाते थे। लेकिन यहाँ ये फायदा हो जाएगी कि जब आप चाहो तब उसका अध्ययन कर पाओगे 24/7। तो इसमें ये सहायक होगा। और जो धब्बे बनते थे सूर्य पर, जिसे सोलर स्पॉट कहते हैं, अब वो 11 साल की प्रक्रिया है। अब वो कितने समय में बन रहे हैं, फिर कैसे निकल रहे हैं, उनकी बनने की जो शुरुआती दौर होता है वो क्या होता है, और जब वो उसमें से निकलने वाले होते हैं, इसको सौर ज्वाला नाम दिया जाता है, जब वो सौर ज्वाला के रूप में कैसे निकलेंगे, और निकलते ही अपनी स्पीड इतनी कैसे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि सौर ज्वाला की स्पीड लाखों किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो इतनी तीव्र कैसे हो जाती है। और साथ ही जो सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में आके क्या प्रभाव डालेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये तो ज्ञात है कि जितने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे सैटेलाइट भी, इन सबको प्रभावित कर सकती है नकारात्मक रूप से। अब कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या ऐसा कोई स्पॉट तो बनने वाला नहीं है कि पृथ्वी को तबाह ही कर दे, पृथ्वी के वायुमंडल को नष्ट कर दे, तो इन सब की जानकारी भी आसानी से दे सकेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है मौसम के बारे में, क्योंकि पृथ्वी पर क्या होता है कि एक साल का एक मौसम का रोटेशन चलता है, शीत युग और ग्रीष्म युग का। अभी ग्रीष्म युग चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जगह गर्मी का मौसम देखने को मिल रहा है। 20,000 साल पहले आइस एज खत्म हुआ था, तो उस आइस एज में अलग तरह के प्राणी थे, और 80,000 साल बाद फिर से आइस एज आएगा। तो जब वो आएगा तो उसके विषय में जानकारी वहीं से मिलेगी। अब बात आती है कि ये कितने दिनों में पहुंचेगा और वहां पर कितने दिनों तक कार्य करेगा, क्योंकि हर चीज का एक जीवन काल होता है। तो ये 125 दिन में सूर्य की कक्षा में, या कह सकते हैं कि जहां इसे स्थापित करना है 15 लाख किलोमीटर दूर, वहां पहुंच जाएगा, और लगभग में 5 साल तक ये कार्य करेगा अपनी कक्षा में। हालांकि जो नासा का यान था वो 7 साल तक कार्य करेगा, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी 5 से 7 साल कार्य करेगा। तो उसकी तुलना में ये कम है। अब कितना डेटा ये दे पाता है, कितना नहीं दे पाता है, ये तो पता चलेगा हमें लॉन्चिंग के बाद, और जब ये कार्य करने लग जाएगा। तो लॉन्चिंग का वेट कीजिए। ये 2 सितंबर को 11 बजे इसरो ने डेट अनाउंस की है, तो आप आराम से मज़े से देखिए उसको कि कैसे जो यान हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, कौन सी कक्षा में स्पेस में घूमते हैं, या तो सीधे जाते हैं या फिर ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो देखिए उसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना